हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज लास्ट लेक्चर लेकर हम आ गए। आज ये चैप्टर फिनिश करने जा रहे विद द टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शुरू करें इसको। शुरुआत से लेके अंत तक सारी बात बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रेडियल फील्ड क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ये सब टॉपिक आपका एकदम पक्का होने वाला है। शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो भैया कॉपी पेन निकालो, चूहा मार के खाना बंद करो, अगल बगल छोटे भाई बहन को परेशान करना भी बंद करो, है ना। आइए देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से जुड़ा एक टॉपिक और होता है कि कैसे गैल्वेनोमीटर से एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाएं। वो इसका नेक्स्ट लेक्चर ही है, बट उसको हम अपलोड करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में। जब हो जाएगा तो नीचे लिंक भी दे देंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों पहले तो ये समझें कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बच्चों एक डिवाइस होता है विच मेजर्स और डिटेक्ट्स स्मॉल करेंट्स, छोटे करंट, है ना। इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स और डिटेक्ट्स, डिटेक्ट करना करंट है भी कि नहीं, और डिटेक्ट्स स्मॉल करेंट्स। अब इसको 1 एम्पियर का करंट आप मेजर नहीं कर सकते इससे। 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर में कहानी चलेगी। 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। अरे देखा होगा स्कूल में एक डिब्बा रहता है गैल्वेनोमीटर का, उस पर लास्ट रीडिंग, अरे मीटर देखा होगा, जी लिखा है बीच में। सब एक जैसे होते हैं देखने में, ऐसे चौकोर चौकोर डिब्बे होते हैं ऐसे स्लांट से, एक पे जी, एक पे ए, एक पे बी। तो जिसपे जी लिखा है वो गैल्वेनोमीटर। उसकी आखिरी रीडिंग देखना 30 मिली एम्पियर या 50 मिली एम्पियर। वेरी स्मॉल करंट को ये मेजर करता है या डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है भी या नहीं है, इसलिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ये मत कहना कि मेजर कर लेंगे कोई भी करंट, उसके लिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एम मीटर में, जो एक अलग प्रोसीजर है, जो हम सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में डालेंगे। ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स और डिटेक्ट्स स्मॉल करंट। अब ये गैल्वेनोमीटर कई तरह का बनता है। ठीक है, हमको इसमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी पढ़नी है। कौन सी? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब ये किस चीज पे वर्क करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, तो पहले तो इसका प्रिंसिपल लिख लो कि इसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का। तो इसका प्रिंसिपल है जो आपकी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। पिछला वीडियो आपने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जितने लोग ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे सर्च मार दो टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, साथ में अटैच कर दो फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। ठीक है, या तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर 15 सर्च कर लेना फिजिक्स वाला लगा के। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या करता है? लूप को गोल गोल घुमाता है। तो देखो क्या होगा, वी चूज अ कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स, है ना, जितने ज्यादा टर्न रखोगे उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा टॉर्क, उतना घूमेगा। कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से वही बात, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा घूमेगा। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड, मैंने बोल दिया करंट टू बी मेजर्ड शुड बी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, टू बी डिटेक्टेड या टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल। कॉइल में करंट भेजा। स्कूल में देखना जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके ऊपर छोटे छोटे 2 गोले होते हैं, उसमें से तार लगा दोगे तो बढ़िया करंट आ जाएगा। टेंशन मतलब वो तार से तुमको करंट लगेगा नहीं, बहुत छोटा करंट है, तुम्हें कुछ नहीं, तार पकड़ ऐसे करके ऐसे छील के खाना नहीं है, क्या तार है, वहां जा गया, है ना, फू, है ना। तो उसी तार को आप लगाओगे। तो वही बोल रहा हूं, व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज
सेंड टू द कॉइल, ऐसे करके तार उसमें डाला उसके दोनों होल्स में, सेंड टू द कॉइल। अब क्या होगा करंट भेजने से, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल विच रोटेट्स द कॉइल, से कॉइल घूमेगा, है ना, तो करंट से कॉइल घूमा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा घुमाओ। अब इस घुमाओ को हमें देखना पड़ेगा कहीं पे, ऐसा थोड़ी ना काउंट कर लेंगे कितनी तेज से रोटेट कर रहा है। हम क्या करेंगे, वी यूज अ पॉइंटर एंड स्केल टू ऑब्टेन दिस रोटेशन, या बोल दो डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ ऑफ कॉइल। हम एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे, एक पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे और पता करेंगे कि कितना रोटेट किया। स्केल पे कुछ रीडिंग होगी जो कि बताएगी इतना रोटेट किया या इतना रोटेट किया। अब इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, आप सुनो, मोर द करंट, जितना ज्यादा करंट, मोर द करंट, मोर इज द टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन या रोटेशन, अपनी बात से थोड़ा चेंज हो गया, डिफ्लेक्शन या रोटेशन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मोर इज रीडिंग ऑन स्केल। तो ये हमने शॉर्ट में आपको बताया कैसे वर्क करेगा, अभी डायग्राम वगैरह बनाएंगे, अभी तो पूरा डेप्थ में जाएंगे कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट होनी है। ये ओवरऑल कहानी है, ठीक है, ये पूरी इसकी एक कहानी है। इन शॉर्ट अगर आपको समझाना हो कि कैसे हम बनाएंगे, ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, क्या, वी चोज अ कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स, एक कॉइल लिया जिसमें बहुत ढेर सारे टर्न्स थे, जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसको एक तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, कॉइल को लेकर तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल, जो करंट मेजर करना है उसको हमने कॉइल में किसी तरह से भेजा। करंट भेजते ही अ टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट का अगर लूप रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और घूमने लगेगा। विच रोटेट्स द कॉइल, अब कितना रोटेट किया इसके लिए हमने एक पॉइंटर और एक स्केल मैकेनिज्म लगाएंगे, उस पर सेट करेंगे कॉइल के साथ, टू ऑब्टेन दिस रोटेशन या डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। अब क्लियर है, जितना ज्यादा करंट आया उतना ज्यादा टॉर्क बना, जितना ज्यादा टॉर्क बना उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ उतना स्केल पे मेजर हो गया। तो हमारा पर्पस खत्म, हमारा पर्पस हो गया, हमको ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट। इनपुट में आपने उसको करंट दिया डिवाइस को, आउटपुट में उसने रीडिंग दे दी। यही तो किसी डिवाइस का काम होता है, इनपुट दो तो आउटपुट दे दे, अंदर ये सब कहानी चलेगी। आपने उसमें करंट लगाया, उसने डिफ्लेक्ट किया, आपने छोटा करंट लगाया, उसने कहा 10 मिली एम्पियर, आपने बड़ा करंट लगाया, उसने बोला 20 मिली एम्पियर। फिर आपने तार को पलट दिया, उसने बोला -10 मिली एम्पियर। हाँ, ये भी करेगा, है ना, रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर करंट का डायरेक्शन पलट दोगे, है ना। कई बार होता है ना, प्लस में प्लस, माइनस माइनस ना लगा के उल्टा कर दिया हमने, तो करंट पीछे चला जाएगा, जीरो, यहाँ जीरो होगा, इधर 10 20 30, इधर -10 20 30 50 100 जहाँ तक हो। क्लियर हो गई बात, नोट करिए। पर्पस अपना है कि करंट से डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, यही पर्पस है अपना, कि जितना ज़्यादा करंट दें उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो, उतनी ज़्यादा रीडिंग आ जाए, करंट से डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से भाई इसको, करंट से डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। नोट कर लिया। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजीना, बेटा नहीं, लाख कर ले तू इनकार से जीना है ये प्यार संजना। पॉज करके नोट करो, फिर मैं मिटाने जा रहा हूं, गाने में बिजी हो जाते हैं आप लोग, मिटा रहे। ओके, अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? सर पूरी समझ में आ गई। अब देखो बेटा कंस्ट्रक्शन, अंदर चलते जाओ, अभी टॉपिक खुलता जाएगा। अब आया कंस्ट्रक्शन, कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनी गैल्वेनोमीटर का डायग्राम कैसे बनी। यहां से हम एक तार लेके आए, यहां पे हमने एक टर्मिनल लगाया, टर्मिनल, इसको बोला हमने T1 पहला टर्मिनल, फिर इस टर्मिनल से तार जोड़ा, फिर यहां पे मान लो हमने यहां से एक तार हमने ऐसे हैंग कर दिया,
है ना। ये कुछ नहीं, ऐसी एक लकड़ी का हमने गुटका लगा दिया, लकड़ी का ऐसे एक मटेरियल लगा दिया, कुछ लगा दिया, ठीक है, मेटल लगा दिया, कुछ भी है। फिर उससे यहाँ से तार को हैंग किया हमने, एक फाइन वायर लिया हमने, क्या लिया, एक फाइन वायर, ठीक है। इसको बनाते हैं फॉस्फर, ब्रॉन्ज से या क्वार्ट्ज से, ही बताएंगे क्यों। फिर यहाँ से हमने कॉइल लटकाना स्टार्ट किया, क्या किया, कॉइल लटकाना स्टार्ट किया। यहाँ से तार लिया, ठीक है, अ कॉइल ऑफ मैनी टन्स। फिर यहाँ से तार लेके ऊपर से इसको एक स्प्रिंग लगाई, यहाँ टर्मिनल T2 लगाया, T2 T1, ये है कहानी पूरी। फिर हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ी सी देख रहे हो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेते हैं, सबका मीनिंग होता है, भी समझाएंगे धीमे धीमे। थोड़ा सा सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल हो गया, ठीक है, कॉइल थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, वरना इस कंडीशन में इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता। जब इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होता है तब कोई टॉर्क नहीं लगता। ये पिछले वीडियो में पूरा बताया था। इस कॉइल में हमने कह दिया एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स। अच्छा, इस कॉइल के जो वायर है ना, उन पे प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए, नहीं कि छील के तार लगा दिया। छील के लगाओगे, एक तार दूसरे से टच करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एन टर्न्स है, जो आपने वायर यूज किया है, वायर शुड बी इंसुलेटेड, वायर शुड बी इंसुलेटेड, अरे भगवान, वायर शुड बी इंसुलेटेड, प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए, वरना एक दूसरे से टच कर जाएगा, है ना, गया ऐसे कर ऐसे टच करा दिया, गए, है ना, पता चला खुद ही पकड़े हुए हैं, कच गए, ठीक है। वायर शुड बी इंसुलेटेड। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्प्रिंग लगाई है, ये भी हमारी फॉस्फर ब्रॉन्ज की या क्वार्ट्ज वायर की बनाते हैं हम, जिसका एक अपना ही पर्पस है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दो टर्मिनल है, एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट कैसे बनेगा, नॉर्थ साउथ। आप हॉर्स शू मैग्नेट ले लो, अरे हॉर्स शू होता है ना ऐसे, कुचुक कुचुक कुचुक, नॉर्थ साउथ, तो ऐसे ऊपर से नॉर्थ साउथ बना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, सपोज कर लो बी। इसे मान लो करंट दौड़ के आया, लेट द करंट बी आई। जब कॉन्टैक्ट करोगे तब करंट आएगा, है ना। ऐसे जब दोनों तार को टच कराओगे तब करंट आएगा। अभी तो ये ओपन है, ठीक है। जैसे ही टच किया, आई करंट आया, एन टर्न्स हैं। मान लो इसमें जो एरिया ऑफ टर्न है वो ए है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी बी है। अब जैसे ही इसमें आपने कॉन्टैक्ट कराया, इसमें टॉर्क बनना स्टार्ट होगा। पहले नोट कर लें, बना लें। अभी इसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे। अभी हम इसमें एक चेंज करेंगे जिससे इसका वर्किंग अच्छा हो जाएगा जब रेडियल फील्ड इस्तेमाल करेंगे। अभी पहले इतना नोट करें। नोट कर लिया, पॉज करके छापना है भाई। हो गया, बहुत बढ़िया प्यारी बच्चों, सब बस सब बस। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब एज द करंट टू बी measured is sent to coil, मतलब टर्मिनल को जब हम ऑन कर दें, दोनों को हम टच करा दें, तो क्या होगा, एक टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल। अब वो टॉर्क कितना होता है, आ गया भाई साहब, ध्यान दें। टॉर्क इज इक्वल्स टू, ध्यान दें सभी भाइयों और बहनों, सभी लोग, एन आई ए बी साइन थीटा। याद करें इसको, पिछले लेक्चर में मैंने याद करने को कहा था, एन आई ए बी साइन थीटा। ये टॉर्क ऐड करेगा, एन आई ए बी साइन थीटा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आई इज द करंट इन ईच कॉइल। अरे वही करंट तो दौड़ेगा, ये करंट आई आएगा, आई 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 आई। ए इज एरिया ऑफ ईच कॉइल। कहोगे सर हर कॉइल का एरिया तो अलग अलग है। अरे नहीं, वो हमने बना ऐसा दिया है। असल में इतने तार इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज हो तो बनाने के लिए ऐसा बनाया ना। असल में तो क्या होता है, इसके अंदर एक डब्बा रख देते हैं, ठीक है, एक डब्बा डाल देते हैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का, और उसके ऊपर ऐसे 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 तार लपेटा। अरे तार या 3D में इमेजिन करो, ये तार ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, तो बना ऐसा है। एक्चुअल में क्या है, सभी तार का जो एरिया है वो सेम है, थोड़ा सा ही टिल्टेड रहना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ कॉइल बी इज ऑफ कोर्स द मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट इज थीटा। अरे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एरिया नहीं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जब इसको मैं बना ही देता हूं, ए ऐसे देखो, ए देखो ये ऐसे लाए, समझ लो कॉइल बहुत ही पास पास है, ये अब समझ गए, थोड़ा सा इससे टिल्टेड हो। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस लूप के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले लो, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। तो एंगल जो लेना है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, देखो इस लूप के परपेंडिकुलर से उनके बीच का जो एंगल है ना, जैसे एरिया वेक्टर यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो लूप ऐसे टिल्टेड है ऐसे, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, लूप ऐसे, देखो लूप पहले ऐसे रखा था, थोड़ा ऐसे कर दिया, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लूप का प्लेन थोड़ा टिल्टेड, और ये एरिया वेक्टर लूप के पर दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। एक और तरह से थीटा समझा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें यहाँ पे, उसको भी अच्छे समझ लें। टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। इसमें जो एन आई ए है, इस एन आई ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज एम, मोमेंट बन गया सर, क्या प्यारा मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट, यही मोमेंट तो जिंदगी भर सर हमें याद आएंगे। क्या टॉपिक पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए को हम एम भी बोल सकते हैं, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये कैसे निकालोगे, ये निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया था। क्या, मान लो करंट ऐसे आया, आई 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 तेरी याद आई, ऐसे करंट है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, गुर्र गुर्र, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, फिर जिधर आपका थंब पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखो कॉइल कुछ ऐसा है टेढ़ा सा, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे चाहो वैसे समझ लो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, चाहे एरिया वेक्टर ले लो चाहे मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए को मैंने हटाया, उसकी जगह मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई, लूप वगैरह में ही लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहा हमने, कैसे डायरेक्शन निकलेगा, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, फिर जिधर थंब पॉइंट किया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। वही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है, वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी है। तो ये जो थीटा एंगल है, चाहो तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल, या मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। नोट करें इतना, फिर आगे कहानी बताते हैं क्या होगी। छाप लिया, डायग्राम अच्छे से दिल में बसा लो, अरे आंखों में बसी हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखूं, तुम्हें आईना बना लूंगा, ए ए ए। बट आईना बनाओगे तो आईने में तो आप खुद दिखोगे, मिटा रहे इसको, पुअर सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन्होंने क्लास 10 में नहीं पढ़ा था, मिटा रहे। आप इनको मेल करें, सर बकवास नहीं करो, पढ़ाओ, बिना दाढ़ी वाले आदमी, आज तो दाढ़ी भी नहीं है इतनी बड़ी, मिटा रहे। नोट कर लिया है, एम बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, ओवरऑल थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, पूल प्लेन लूप लूप शुड नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उससे थोड़े से टिल्टेड एंगल पे होना चाहिए वरना टॉर्क नहीं लगेगा। नोट कर लिया, छाप ले, मैं आपको गिनती गिन के टाइम दे रहा हूं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिटा रहे, ओके। अब देखो कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ी। अब देखो, एज द कॉइल रोटेट्स, एज द कॉइल रोटेट्स, द फाइन वायर देखो ऊपर बनाया था ना मैंने,
and spring starts twisting। अरे सोचो ना, मान लो ऐसे दिमाग में इमेजिन करो कि आपके पास धागा है, ठीक है, उस धागे की रस्सी है, रस्सी है समझ लो, उस रस्सी से आपने कॉपी को बांध के ऐसे लटका दिया, कॉपी को ऊपर से ऐसे बांध के, क्या इमेजिन हो पा रहा है? मेरी एकदम एग्जैक्ट इमेजिनेशन जानी चाहिए दिमाग में। जैसे मान लो ये किताब ले लेते हैं, फिजिक्स की ही किताब मिलेगी इस रूम में, चाहे चौधरी की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक किताब ली हमने और यहाँ से ऐसे बांध के रस्सी ऐसे इसको लटका दिया। अब सोचो ये किताब जब घूमेगा तो ये रस्सी ट्विस्ट होगी, और अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ तो क्या होगा? गच 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 घूम जाए, करते थे ना बचपन में, ऐसे करके घुमा के छोड़ देते, जुम 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 वापस। ये वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब रस्सी ट्विस्ट हो रही है तो वो अपने अंदर एक बदले का टॉर्क जमा रही है, रिवेंज टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, मेरा बदला, मेरी शपथ, समझे? यहां पे जब रस्सी बांधोगे तो जब इसको आप घुमाओगे तो रस्सी के अंदर ट्विस्ट हो रहा है, ऐसे मुड़ रही है, तो रस्सी क्या करेगी? अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लाएगी जो इसको वापस लाना चाहता है। और स्प्रिंग भी लाएगी, सेम चीज स्प्रिंग के साथ है। स्प्रिंग नीचे बंधी है, कर 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 कर, जैसे ही छोड़ा जूम वापस। इसके अंदर एक इधर खींचने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क है। सोचो नीचे स्प्रिंग बंधी है, तुम इसको घुमाओ, अब इमेजिन करो दिमाग में ऐसे एक स्प्रिंग बंधी है टाइट, अब समझ में आ रहा है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है, अब आपने इसको घुमाया, आपको थोड़ा सा फोर्स, दम लग रहा है कि नहीं इसमें? आपको पता है जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग क्या करेगी? इसको जुर्र वापस। यानी स्प्रिंग भी अपने अंदर एक रिवेंज वाला टॉर्क, एक बदले का टॉर्क बना के रखी हुई है, और वो बदले का टॉर्क जैसे जैसे इसको घुमाते जाओगे बढ़ता जाएगा। पक्की बात है। रस्सी है, घुमाते जाओ पहले तो बड़ा आसानी से घूमता है थोड़ी देर तक ना, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्यों, क्या हो रहा है? जैसे जैसे घुमाते जाओगे ना, ये बदले का टॉर्क, ये रिवेंज टॉर्क, ये रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। द मोर यू रोटेट द कॉइल, मोर इज द रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्प्रिंग। लिखते हैं आगे, फिर और समझाते हैं। As the coil rotates, the fine wire and spring starts twisting. This develops a restoring torque in fine wire and spring. उनमें एक बदले का टॉर्क, एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होना स्टार्ट हुआ। बदले का टॉर्क। अच्छा, अब हम क्या बता रहे हैं कि जितना ज्यादा कॉइल रोटेट करेगा उतना ज्यादा ये रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। जितना रोटेट कर रहे हो उतना ज्यादा वो वापस लाना चाह रहा है, जितना रोटेट कर रहे हो, है ना? थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। जैसे मान लो ये आपने वायर ले लिया, है ना? वायर ले लो, स्प्रिंग ले लो, हर चीज में होता है। आपने कुछ ब्लॉक लगा दिया और इसको घुमा दिया, आपने इसको ट्विस्ट किया। जैसे ही ट्विस्ट करोगे इसके अंदर क्या डेवलप होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको हमने बोला टाउ। नाउ मोर द ट्विस्ट, मोर इज रीस्टोरिंग टॉर्क। तो हमने कहा इसको मेजर कैसे करते हैं सर? इसको टॉर्जनल स्ट्रेन भी बोला जाता है। इसको मेजर कैसे करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? हम कहते हैं हमारे पास सपोज एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट सी। थोड़ी देर की कहानी है, समझ लो, समझ में आएगा, वरना सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ दिखेगा। टॉर्जनल कांस्टेंट सी ये क्या होता है? ये बोलता है कि जब आप 1 डिग्री ट्विस्ट करोगे, 1 डिग्री रोटेट करोगे, तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग टॉर्क जमा होगा दैट इज टॉर्जनल कांस्टेंट। समझो, जब आप 1 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो सी होगा। आप 2 डिग्री ट्विस्ट कर दो तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी। आप 3 डिग्री ट्विस्ट कर दो तो रीस्टोरिंग टॉर्क 3 टाइम्स ऑफ सी। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा घुमाते जाओगे उतना ज्यादा वो वापस आना चाहेगा।
एक टाइम के बाद अगर आपकी फोर्स नहीं बढ़ रही है, जिस फोर्स से आप घुमा रहे हो वो नहीं बढ़ रही, तो एक टाइम बाद आगे घुमाना भी पॉसिबल नहीं होगा। सोचो ना, स्प्रिंग है, आप उसी फोर्स से घुमा रहे हो, एक टाइम बाद आप आगे नहीं घुमा पाओगे, फिर आप और दम लगाओगे तो घूमेगा, फिर नहीं घूमेगा, फिर और दम लगाओगे तो घूमेगा। क्या हो रहा है कि वहां पे जाके रीस्टोरिंग टॉर्क आपके टॉर्क को बैलेंस कर दे रहा है। ये घुमाया, अब आगे जा ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जो टॉर्क लगाया और जो उसका पीछे वापस लाने वाला टॉर्क है, ये आपने लगाया एक्सटर्नल इस तरफ घुमाने के लिए, उसने इस तरफ लगाया, एक टाइम जाके बैलेंस होने लगता है। यानी ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो जब हमने कहा जब 1 डिग्री घुमाते हैं तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क आता है उसको बोलते हैं C, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट। 2 डिग्री पे 2C, 3 डिग्री पे 3C, मान लो 5 डिग्री घुमाया तो C5, 5C बोल दिया, C5। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा, ताऊ रीस्टोरिंग इज C5। If phi is the twist, then restoring torque is C5। C क्या है? यूनिट डिग्री ट्विस्ट पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। छाप लें इसको, फिर आगे बढ़ें, कॉपी करें इसको, टीप लें टीपू सुल्तान की तरह। टीप लिया, मिटा रहे सोनी के नखरे सोने लग दे, सोनी के नखरे सोने लग दे, सोनी के नखरे सोने लग दे। नोट कर लिया? रीस्टोरिंग टॉर्क है C5। मैं फिर से 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लो। मिटा रहे हैं? ओके। तो कहानी आगे बढ़ी, एक तरफ कॉइल घूम रहा है, दूसरी तरफ स्पिन में भी रीस्टोरिंग टॉर्क बन रहा है, बदले की भावना यहां भी जग रही है। अब देखो, एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग, इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग keeps on increasing। वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। At one point the applied torque due to current is balanced by restoring टॉर्क, और इस टाइम पे फाइनल रीडिंग आपको मिल जाएगी स्केल पे। ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पे आपको फाइनल रीडिंग, अभी फिर से डायग्राम बनाएंगे तो दिखाएंगे कि स्केल कहां पे है। फाइनल रीडिंग आपको स्केल पे मिल जाएगी लास्ट टाइम पे। अरे ऐसे स्केल लगा दो, ये लाए थे यहां पे, देखो 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 देखो, मैंने देखा है ये एक सपना फूलों की शहर। ये है, यहां ये कॉइल था, ये स्प्रिंग, यहां पॉइंटर लगा दो, ये स्केल लगा दो, ठीक है। उसी डायग्राम में चाहो तो बना लेना, एक पॉइंटर लगा दो, एक स्केल, ठीक है। तो क्या हुआ, घूमते 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 एक टाइम जो इसका टॉर्क था, इसका टॉर्क तो नहीं बढ़ रहा ना, ये तो बराबर का टॉर्क है ना, ये भी साइन थीटा, ना करंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, ना एरिया, ना सब तो बराबर है उसमें, है ना। साइन थीटा को भी हम मैनेज कर देंगे, टेंशन नहीं लो। तो हमने देखा कि इसमें जो टॉर्क है वो तो नहीं बढ़ रहा, पर इसका टॉर्क बढ़ता क्या, बढ़ता क्या, एक टाइम दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए। देखो शुरू में क्या है, मान लो शुरू में पॉइंटर यहाँ पे है, शुरू में पॉइंटर एकदम कोपचे में पड़ा हुआ है, ठीक है, या 0 पे पड़ा हुआ है, वेरी सॉरी, यहाँ है मान लो पॉइंटर, वेरी सॉरी यहाँ है। आपने घुमाया, घूमते घूमते क्या हुआ, पॉइंटर आगे बढ़ा, जैसे ही घूमा पॉइंटर के साथ आगे बढ़ा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, धीमे धीमे रीस्टोरिंग टॉर्क, एक टाइम जाके पॉइंटर बढ़ना बंद कर दिया, फाइनली पॉइंटर यहाँ पे रुक गया। आपने कहा ये करंट है, ये मैकेनिज्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने बोला टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग। मान लेते हैं 5 डिग्री घूमने के बाद ऐसा हुआ, आफ्टर ट्विस्ट ऑफ 5 डिग्री, घूमते घूमते 5 डिग्री पूछा, 5 डिग्री पे जितना डिफ्लेक्शन होना था हो गया, स्केल जहां पहुंचनी थी पहुंच गई, अब रुक गया, अब आगे ना कॉइल जा रहा है ना पीछे आ रहा है, रुक गया, टॉर्क बैलेंस हो गया। तो मेरा टॉर्क अप्लाइड कितना है, टॉर्क अप्लाइड होता है NIAB साइन थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क C5। यहां से करंट I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB
साइन थीटा इंटू फाई। सी इज अ कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया, ए एरिया ऑफ कॉइल फिक्स्ड है, गैल्वेनोमीटर बन गया, बी मैग्नेटिक फील्ड, हमने जानबूझ के एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यानी एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर साइन थीटा एंड फाई। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे घूमेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होगा, यानी इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो चेंज होता जाएगा। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। सो वी कैन से आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। ये चीजें एनसीईआरटी में गायब कर दी हैं ये सारी बात। अब हम समझाएंगे ऐसा क्यों हुआ। एनसीईआरटी में सीधा एनआईएबी लिखता है, तो बता रहे हैं क्या हुआ था, कैसे एनआईएबी आया, क्यों आया, क्या हुआ। तो हमने देखा कि जैसे जैसे कॉइल घूमे, एक बात बताओ, जब ये कॉइल घूमेगा भाई तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा मित्रों? एंगल चेंज होगा कि नहीं? मान लो कॉइल घूम के ऐसा हो गया, अरे भाई ऐसे था, घूमते 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 ऐसा हुआ, तो ये एरिया वेक्टर और यही मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। और जब यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, एंगल 30 डिग्री। जब यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, एंगल 60 डिग्री। समझ लो, जैसे जैसे ये रोटेट करता जा रहा है इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट कर रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स डायरेक्शन। जैसे मान लो पहले यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, यहाँ आया 30 डिग्री, यहाँ आया 0 डिग्री, तो थीटा भी चेंज हो रहा है, यानी जो करंट है वो फाई के भी प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के भी। यार ये बात नहीं समझ में आई। हमारा जो मोटिव था, हमारा जो मकसद था वो ये था, सीधी सीधी बात हुई थी शुरू में कि इनपुट में हम मोर करंट जब दें तो आउटपुट में हमें, बोलो, मोर डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। मतलब हम चाहते थे आई प्रोपोर्शनल टू फाई टाइप का कुछ बन जाए, तब बात क्लियर होगी। जितना करंट देंगे उतना घूमेगा, उतना पॉइंटर घूमेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी होगी ना भाई। एक कहानी आप लिख पाओगे ना, एक आप यूनिट समझ पाओगे कि हाँ जब इसको हमने 2 मिली एम्पियर करंट दिया तो इसने रीडिंग इतनी दिखाई, 4 मिली एम्पियर या रीडिंग इतनी दिखाई। जितना करंट दें उतना डिफ्लेक्शन हो, इस थीटा पे डिपेंड ना करे। सो टू रिमूव दिस थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन वी यूज रेडियल फील्ड। और ये बात एनसीईआरटी पूरी गायब करके शुरू में ही बता देती है रेडियल फील्ड इस्तेमाल करना है। गलत नहीं है, बट मैंने आपको फील्ड दिलाया, ठीक है। सो टू रिमूव, यहां लिखें, टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड कैसे बनती है ये सीखना पड़ेगा, नोट करें। टू रिमूव साइन थीटा, यहां तक समझ में आई कहानी। सी अपॉन एन ए बी साइन थीटा, जो काम था यही था कि करंट प्रोपोर्शनल एफ आई के आ रहा है, पर साथ में साइन थीटा के भी आ रहा है। नाउ वी विल यूज रेडियल फील्ड। मिटा रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5, यही सब होगा। बस ये साइन थीटा हट जाए तो काम सही हो जाएगा। किस तरह से इसको हम थीटा को 90 डिग्री सेट कर देंगे, किसी तरह से हमेशा 90 रहे, कुछ ऐसा करेंगे। साइन 91 खत्म। फाइनली फॉर्मूला यही आएगा, सी अपॉन एन ए बी फाई। साइन थीटा बस हटना है, देखो कैसे हटेगा। मिटा रहे, नोट कर लिया, 1 2 3 4 5, ओके। हाँ अब देखें रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड सेटअप करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला हम लेंगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, और दूसरी चीज हम यूज करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हम कॉइल को लपेट देंगे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा कहानी बनेगी। ये हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ साउथ, और हमने क्या किया, आप देखो ध्यान से क्या करेंगे। तो हम आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आप यहां से एक कॉइल लेके आ रहे थे, वायर लेके आ रहे थे, इस वायर को हमने बांध दिया एक सॉफ्ट आयरन कोन के ऊपर। कैसे, ये वायर लेके आए, ये वायर लेके आए और इसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे 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 लपेट दिया। आप समझ रहे हो सभी कॉइल का एरिया सेम कैसे होगा,
क्योंकि उसी सॉफ्ट आयरन कोर पे सबको हमने लपेट के रखा हुआ है। बोलिए, बात समझ में आई? दिख रहा है ये? इसी के ऊपर ऐसे ऐसे ला के लपेट दिया, उसके बाद नीचे स्प्रिंग लगा दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। और यहां से हमने एक पॉइंटर लगा के स्केल बना देंगे। अब इसका टॉप व्यू देखिए, अगर इसी पूरी कहानी को हम ऊपर से देखें, है ना, यहां से टॉप व्यू। जब टॉप व्यू देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? देखो, इधर से मैग्नेट ये लगा है, इधर से मैग्नेट ये लगा है। जब आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ऊपर से वो सॉफ्ट आयरन कोर ये जो आपने रखा, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होगा, सिलेंड्रिकल, दिख रहा? जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये एक सर्कल दिखेगा, एक ऐसा। सोचो ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से देखने में आपको लगेगा ऐसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल, सर्कुलर नहीं है फील्ड, फील्ड सिलेंड्रिकल है। ये जो मैग्नेट सेट हुए हैं, समझ लो, आराम समझ लो, ये ऐसे हैं। यहाँ सिलेंडर बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे मैग्नेट लगा है ऐसे। जब ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे गोल सा दिखेगा। देखो ऊपर से आपने देखा, आपको ये ऐसे पूरा ऐसे ऐसे गोल सी फील्ड, उसके अंदर ये सिलेंडर रखा है और इसके ऊपर वायर लिपटा हुआ है। मान लो वायर लिपटा है ऐसे, बोलो आ रहा? दिस इज योर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज योर वायर एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यहाँ पे एक सिलेंडर लगाया, उस पर वायर लपेट दिया होगा, समझ में आ रहा होगा, सभी वायर का एरिया सेम होगा। और ऊपर से देखा तो आपको ये सर्कुलर दिखा और इसके ऊपर ये वायर, देखो ये वायर ऐसे लिपटा हुआ, ये आपको दिखाई पड़ा। अब ये डेवलप करेंगे रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या होती है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ में अंदर जाती है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली साउथ में अंदर गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली साउथ में अंदर गई। अब इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर का भी रोल है और इस शेप का भी रोल है। शेप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेढ़ी हो रही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी आ सकती थी नॉर्थ से साउथ, बट होता क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करा के रहेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर इज अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या करेगा? इट फोर्सेस ऑल magnetic field lines, it forces all magnetic field lines to pass through it। सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये अपने अंदर से पास करा करेगा। तो खींच लिया। अब देखो फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुई और जो एरिया ऑफ लूप होगा वो ऐसा होगा। अरे भाई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नीचे तो तार होगा। तो ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हमने देखा ऐसे यहाँ पे डिब्बा दिखा, टीन का डिब्बा है ना, सॉफ्ट आयरन कोर का डिब्बा, और उसके ऊपर तार लपटे हुए। नीचे एरिया तो ऐसे होगा ना इसका, यानी इसका जो एरिया वेक्टर हो कुछ ऐसे होगा। ये तो ऊपर से देख रहे हो, तार तो ऐसे नीचे जा रहा है, समझ रहे हैं? फील आ रहा है एकदम बढ़िया। ये तो ऊपर से देखा ना, ये ऐसे लटका हुआ डब्बा है, रियलिटी में डब्बा इसे लटका हुआ है। तो ऊपर से देखने में ये गोल दिख रहा है, तो ये इसका तार है ना, ये इसका लूप है, तो एरिया तो ऐसा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे जा रही है तार पे, ऐसे। अंदर वाली नहीं देखनी है, वायर पे देखनी है मैग्नेटिक फील्ड। जो टॉर्क लगता है वो फोर्स की वजह से लगता है, और फोर्स किस पे लगती है? वायर पे लगती है। तो ये मत सोचो आप बीच से जो जा रहा है, जो इसमें से वायर से क्रॉस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसमें एरिया वेक्टर अगर सोचोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो वायर से पास कर रही वो ये वाली। एंड दिस सेट्स एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पर्पस जो 90 डिग्री का था वो हो गया। कोई और सिचुएशन लिख लो। इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन inside radial field, area vector is perpendicular to magnetic field and theta is set to 90 degree always। ऐसे देख लो। मान लो ऐसे है वायर, ठीक है, थोड़ा रोटेट कर गया, रोटेट कर कुछ ऐसा हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली तो अंदर से पास करेंगी। वायर पे देखो कौन सी जा रही है,
अरे पूरा व्यू सोचो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लूप के अंदर से चली गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर से चली जाएगी। अरे इसको इमेजिन करो ना, ये पूरा नीचे तक है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थोड़ी ना ऊपर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ भी है भाई साहब, ये है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब कहाँ से जा रही है, लूप के अंदर से पास करके। बढ़िया अपना मस्त। अब देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, और जो नीचे लूप का एरिया होगा वो कुछ ऐसा होगा, परपेंडिकुलर। तो थीटा इज 90। थीटा 90 होने से क्या हुआ, अपना साइन थीटा बन गया साइन 90, और वो 1 बन के रिमूव हो गया। और रेडियल फील्ड इस्तेमाल करने सबसे बड़ा फायदा, अब टॉर्क आएगा NIAB, साइन थीटा का टर्म हट गया। नोट करें, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड, तो आप बताओगे रेडियल फील्ड का यूज इसलिए करते हैं ताकि द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। या ये बोल सकते हो, सो लूप ऑलवेज, सो प्लेन ऑफ करंट लूप, जिसको आप कॉइल बोल रहे हो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। What is the use of radial field? How is radial field created? Using cylindrical magnet, soft iron core, which is cylindrical in shape. बहुत बार पूछा जाता है कि रेडियल फील्ड का क्या इस्तेमाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि रेडियल फील्ड का क्या इस्तेमाल है। तो आप बताओगे रेडियल फील्ड यूज करके हम प्लेन ऑफ कॉइल को हमेशा परपेंडिकुलर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से थीटा सेट हो जाता है 90 डिग्री के, जिसकी वजह से टॉर्क के एक्सप्रेशन में से साइन थीटा हट जाता है, साइन 90 हो गया। मैंने पूरी कहानी अंदर समझाई, ऐसा क्यों किया, ताकि करंट प्रोपोर्शनल फाई बाई साइन थीटा के ना होके फाई हो जाए। नोट करें, फिर वापस चलते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट आयरन कोर दो पर्पस सर्व करता है। एक तो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराता है, मोर ओवर सॉफ्ट आयरन कोर ऑल्सो इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल होने से भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का भी हमने यहाँ पे देखा है कि उछाल होता है। रेडियल फील्ड से सिर्फ ये काम नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्गर। सिलेंड्रिकल मैग्नेट से भी क्या हुआ, देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे जम रही है, स्ट्रॉन्ग हुई। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास बुलाता है और बढ़ा भी देता है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे। सॉफ्ट आयरन कोर इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स टू पास थ्रू इट एंड ऑल्सो इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ऑल्सो इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स भी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, ज्यादा टॉर्क मिलेगा। 1 2 3 4 5 मिटाने जा रहे हैं, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5। ओके, तो अब इतनी कहानी के बाद आई होप आपको अब सिलेंड्रिकल मैग्नेट की कहानी भी क्लियर हो गई होगी, सॉरी सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर की और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की भी कहानी क्लियर। किस लिए यूज किया, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड से क्या फायदा हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हमेशा, कितना भी कॉइल घूमे 90 डिग्री हमेशा, कितना भी कॉइल घूम जाए, मान लो ऐसा हो गया, इतना घूम गया, ये ऊपर से दिखा रहे हैं फिर से टॉप व्यू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। सोचो ना, ऐसे नीचे तक गया तो एरिया, जब ये नीचे तक ऐसे गया तो एरिया वेक्टर ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, फिर से लिखते हैं टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग। टॉर्क अप्लाइड अब रिड्यूस कर गया NIAB, टॉर्क रीस्टोरिंग अभी भी C5 था, यहां से I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू फाई। I is directly proportional to phi, purpose is served. More current, more twist या more deflection, उतना ही स्केल आगे बढ़ जाएगी। C is a constant, N is a constant, A is a constant, magnetic field is constant. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, आप ये याद रखना। टॉर्क अप्लाइड को टॉर्क रिस्टोरिंग से बैलेंस, बस ये एक क्वेश्चन याद रखना है, भूल जाओ सारी बात। एक तो याद रखो रेडियल फील्ड क्यों यूज करते हैं, रेडियल फील्ड यूज करते हैं ताकि प्लेन ऑफ लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जिससे NIAB साइन थीटा में से थीटा 90 होके साइन 90 होके वो टर्म खत्म हो जाए। दूसरी चीज, रेडियल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग बनती है। एक बात ये याद रखो, दूसरी याद रखो कि टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। कोई आपसे पूछे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बस याद करो टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग। टॉर्क अप्लाइड NIAB साइन थीटा हटा लिया हमने, थीटा 90 करके, रीस्टोरिंग C5।
यहां से आपको करंट का फॉर्मूला याद रहेगा, ऐसे नहीं याद करना C/NAB। क्लियर है? टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क रीस्टोरिंग, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क रीस्टोरिंग, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क रीस्टोरिंग, NIAB इज इक्वल्स टू C5। मिटा रहे हैं? ओके। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये हो गया पूरा थ्योरेटिकल कहानी की रेडियल फील्ड कैसे बनती है, क्या इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाया, वगैरह 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 वगैरह। अब जो सवाल आता है वो एक आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये बताओ कि कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, जो कम करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे या जो ज्यादा करंट पे कम डिफ्लेक्शन दे? सोचो आराम से। सेंसिटिव, हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा मान लो कोई दो दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त को अब तुमने जाके कुछ बुरा भला बोल दिया सुबह सुबह, रोज ही बोलते हो है ना तुम तो, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो तुम सुबह सुबह जाके अपने दोस्त को कुछ तुमने प्यार भरे शब्द बोल दिए, ठीक है, दो दोस्त थे, एक को बोला वो रोने लग गया, एक को बोला वो हंस रहा है, वो तुमको पलट के पीट दिया, जो भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से सेंसिटिव कौन है? जो रो दिया, यानी जो ज्यादा रिएक्ट कर जाए उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, है ना। थोड़ी सी बात का जो बतंगड़ बना, तुम बहुत सेंसिटिव हो यार, है ना, छोटी बात पे तुम सेंसिटिव, तुम्हारा पिज्जा ही तो खा गए हमें, तुम्हारी जेब से 5,000 रुपये तो चुरा लिया हमने, तुम्हारा बैग ही तो गायब कर दिया स्कूल का, है, तुम्हारा नाम ही तो कटवा दिया स्कूल से इतने में यार तुम सेंसिटिव हो गए, है ना। तो सेंसिटिविटी एकदम सिंपल, रियल लाइफ से रिलेट करो, जो थोड़ी बात का बतंगड़ बना दे। देखो आज हिंदी भी पढ़ा रहे हैं हम, बात का बतंगड़ बनाना, गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव होना हिंदी के मुहावरे, थोड़ी बात का बतंगड़ बना दे। मैंने क्या मतलब, जो इन अ वेरी स्मॉल करंट, इन अ वेरी स्मॉल करंट, छोटे से करंट करंट आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। ऐसे इसको याद रखना, हमेशा याद रहेगा, छोटे से करंट पे बड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा दे, ठीक है। तो दो तरह की सेंसिटिविटी पढ़नी है। पहली वाली देखो, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है फाई बराबर आई। देखो थोड़ा सा करंट, सेंसिटिविटी ज्यादा, ज्यादा डिफ्लेक्शन, सेंसिटिविटी ज्यादा। सेंसिटिविटी यही तो है कि थोड़ी सी बात पे बड़ा बतंगड़ तो करंट छोटा सा, सेंसिटिविटी ज्यादा, फाई ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा। बच्चे एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आई बाई फाई है कि फाई बाई आई है, तो फाई बाई आई। ऐसे याद रखना कि जितने छोटे करंट पे जितना बड़ा डिफ्लेक्शन दे उतना ज्यादा सेंसिटिविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही याद करो, टॉर्क अप्लाइड NIAB इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, और कुछ याद नहीं करना। टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, यहां से I इज इक्वल टू C अपॉन, सॉरी हमें क्या चाहिए, फाई बाई आई इज इक्वल टू NAB बाई C। अब आप चाहोगे आपका जो गैल्वेनोमीटर है बहुत सेंसिटिव हो, तो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स सब ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का तरीका क्या था, रेडियल फील्ड, सिलेंड्रिकल पोल्स मैग्नेट ले लिए, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल, या चौथा सी को घटा दो, सी कम करने पे भी सेंसिटिविटी बढ़। कैसे याद रखोगे, फाई बाई आई और फॉर्मूला वहां से निकाल लेंगे। अब सी कम करने का तरीका क्या है, यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज वायर, इसको यूज कर लो। इनका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे, करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से बच्चों एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, पहले इसको नोट करें फिर बताएं। करंट सेंसिटिविटी छाप लिया, अच्छा ये मिटा लें। अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज भी मेजर करते हैं। बोला ना अगले लेक्चर दिखाएंगे कि कैसे इसको वोल्ट मीटर या एमीटर बनाते हैं। एनीवेज वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज जब मेजर करोगे तो वोल्टेज कितना होता है, V इज इक्वल्स टू IR।
तो V इज इक्वल्स टू आई कितना आ रहा था हमारा, यहां से आई देखो कितना आएगा, सी फाई अपॉन एन ए बी, यही तो आएगा सी फाई अपॉन एन ए बी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा कि छोटे से वोल्टेज पे बड़ा डिफ्लेक्शन हो, यानी फाई बाई वी। देखो गैल्वेनोमीटर के दो पर्पस होते हैं, इट मेजर्स करंट बेसिकली, और उसका मॉडिफिकेशन कर दो तो बड़े बड़े करंट भी मेजर करता है, जिसको एम मीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर तो छोटे करंट मेजर करता है, इसका मॉडिफिकेशन कर दो तो एम मीटर बन जाता है, बड़े बड़े करंट। तो हमने बोला करंट सेंसिटिविटी। और कुछ मॉडिफिकेशन से ये वोल्टेज भी मेजर करता है जब वोल्ट मीटर बनता है। अगला लेक्चर इसी पे है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, ये एम मीटर वाला काम हुआ, एंड वोल्ट मीटर। तो जब वोल्टेज मेजर करेगा तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अरे भाई कॉइल क्या है, वायर ही तो लपेटे हो, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की जगह मैंने रखा सी फाई अपॉन एन ए बी। वोल्टेज की सेंसिटिविटी क्या है, कितने कम वोल्टेज पे कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, फाई बाई वी। तो यहां से फाई बाई वी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बी, सॉरी यहाँ पे आर भी लगेगा ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, हाँ फाई बाई वी का फॉर्मूला होगा एन ए बी बाई सी आर। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये करंट सेंसिटिविटी। कुछ डिफरेंस है दोनों में, रेजिस्टेंस का ऊपर सब सेम है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो पूरा आई का टर्म है साथ में यार, नहीं समझे। गैल्वेनोमीटर को कुछ चेंजेस करके हम एम मीटर बनाते हैं, कुछ चेंजेस करके वोल्ट मीटर। एम मीटर से करंट मेजर किया तो करंट सेंसिटिविटी पता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे, V क्या होता है आई आर, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। फिर हमने कहा आई की वैल्यू रखो, तो आई की वैल्यू यहां से सी फाई अपॉन एन ए बी। हमने कहा वोल्टेज की सेंसिटिविटी क्या है कि थोड़े से वोल्टेज पे बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन दे, वोल्टेज मेजर करना है ना, कि थोड़ा सा वोल्टेज पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, ठीक है। तो फाई बाई वी, तो फाई बाई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन ए बी बाई सी आर। अब हम कहें वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या क्या कर सकते हो, सेम कहानी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, सी घटा दो, और एक ऑप्शन और है कि रेजिस्टेंस घटा दो, जो कि यहां पे नहीं है। नोट करें पहले इतना, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का डिफरेंस पे बढ़िया न्यूमेरिकल सेट हो सकता है। ये क्वेश्चन अब आपका जेई लेवल में आने वाले क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुए। To increase voltage sensitivity, number of turns can be increased, area of coil can be increased, magnetic field be increased, and torsional constant is decreased and resistance is decreased. ऐसा वायर ले लो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, है ना, मोटे मोटे वायर ले लो, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मोटा वायर पतला वायर, डोंट केयर। मिटा रहे, पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो, अब एक लाइन किताब में लिखी होती है वो लिख रहे हैं भी, वी में इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी एंड स्टिल वोल्टेज सेंसिटिविटी डू नॉट इंक्रीज। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा हमेशा, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ाएं फिर भी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ना करें। कैसे, मान लो कैसे कैसे होगा ये देखो, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है एकदम एग्जैक्टली ये लाइन, वी में इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बट वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज। कैसे, सपोज हमने नंबर ऑफ टर्न्स को n से 2n कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। बोलो सही बोल रहे, नंबर ऑफ टर्न्स n से 2n की, करंट सेंसिटिविटी सीधा सीधा डबल। बट जब नंबर ऑफ टर्न्स n से 2n करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो वायर बढ़ा, वायर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी तो r से 2r हो जाएगा। भाई अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला समझें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, होता है ना भाई, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो डबल लेंथ इस्तेमाल होगी, पहले 2 टर्न थे अब 4 टर्न है, तो लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई, लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस डबल। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में क्या कहना है आपका, बताओ।
नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हुए, रेजिस्टेंस भी डबल हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न 2n, रेडियस की जगह 2r, अरे रेजिस्टेंस की जगह 2r, 2 और 2 कैंसिल, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम। तो यही बात एनसीईआरटी में समझाई गई है कि हो सकता हो हम करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा ले नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर। सबसे अच्छा तरीका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना ही होता है, सबसे सेफ तरीका। एरिया बढ़ाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, देखो है ना, इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए और करंट देना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो हो सकता है आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के करंट सेंसिटिविटी डबल कर लो, पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते ही ज़्यादा तार इस्तेमाल हुआ, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस डबल होने से ये 2R ये 2N कैंसिल, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम। समझ गए ये बात, नोट कर ली। एक क्वेश्चन दे दें, अब मिटा रहे इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाता हुआ एक क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाता हुआ एक क्वेश्चन। करंट सेंसिटिविटी 5/I इज इक्वल्स टू NAB/C, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V इज इक्वल्स टू NAB/CR। याद सिर्फ वही रखो, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग, करंट सेंसिटिविटी 5/I, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, एक को बोला M1, एक को बोला M2, यम है ना। इसमें हमने बोला नंबर ऑफ टर्न्स मान लो हमारे पास मिंग 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 रे मिंग 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 रे 30 है। इसका हमने मान लो बोला रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसका हमने बोला एरिया ऑफ कॉइल मान लो 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। इसका मान लो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला है। थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे कुछ रियलाइज कराने के लिए, थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे। इसमें हमने बोला नंबर ऑफ टर्न्स 42 है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 14 ओम है, एरिया ऑफ कॉइल है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। एनसीईआरटी में इनको भी चेंज किया हमने, ये चीज सेम रखी। हमने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर M2 एंड M1। करो, इससे आपको रियलाइज होगी जो बात अभी हमने लिखी है ना, वो बात आपको रियलाइज होगी। किया जाए, चलिए करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का, फॉर्मूला क्या है 5/I, तो हमें 5/I2 अपॉन 5/I1 करना है। क्या हो जाएगा अपना N1A1B1/C, दोनों केस में हमने कहा जो C है सेम है, वायर सेम है, वायर इज सेम, मटेरियल सेम है तो C सेम हो गया, अपॉन N2A2B2/C, C मर गया। नंबर ऑफ टर्न्स पहले में 30 है, एरिया अपना दोनों का सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा तो एरिया भी कैंसिल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल कर दो। तो पहले में नंबर ऑफ टर्न्स 30 हैं, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स 42 हैं। हम 2/1 कर रहे हैं ना, वेरी सॉरी। तो N2A2B2 N1A1B1, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल। नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे में 42, पहले में 30, 3 से कट रहा है, 3 1 = 3, 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 10, 1.4। यानी करंट सेंसिटिविटी दूसरे वाले की पहले से 1.4 गुना ज़्यादा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी बात कर लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो चाहिए हमें 5/V2 अपॉन 5/V1। फॉर्मूला बनेगा N2A2B2 अपॉन CR2 अपॉन N1A1B1 अपॉन CR1। बोलो समझ में आ रहा? वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V2 5/V1 NAB/CR। AB कैंसिल, C भी कैंसिल, N2 अपॉन R2 सेकेंड में टर्न कितने हैं 42 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 14 अपॉन N1/R1,
ये तो R1 ऊपर आ जाएगा, R1 बाई R1, R1 कितना है 10, N1 कितना है 30। यहाँ से देखो क्या होगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 10, 3 × 3 12, 3 4 12, ये 14 14 कैंसिल, 10 10 कैंसिल 1, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरे की पहले के बराबर है, रेशियो 1 आ रहा। तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ी बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बढ़ गया। समझ में आया? करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ रही। तो यही चीज डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से इतनी ही बातें आ सकती थी। यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त। बट इसके बाद अगला वीडियो जरूर देखना जो हम क्रिएट करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एम्मीटर एंड वोल्टमीटर। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।